समुद्रगुप्त में देखेंगे अशोक के प्रयाग और शाम्भी जो स्तंभ लेख है, उसी स्तंभ लेख पर प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, क्या जी, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, और प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के जो लेखक है, लिखने वाले, वो कौन थे जी? कौन? हर्षसेन। और हर्षसेन किनके दरबारी कवि थे? किसके? समुद्रगुप्त के। और ठीक उसके नीचे जो है बीरबल के द्वारा अकबर के लिए लिखा जाता है, और ठीक उसके नीचे जो लिखा जाता है वह लिखा जाता है आपको जहांगीर के लिए। और देखिएगा कि बाकी जो शेष भाग बचे होते हैं वो अब पता नहीं किसके लिए लिखे जाएंगे। नेक्स्ट लिखेंगे समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता, समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है। समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है। अतः विसेंट स्मिथ ने विसेंट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा। क्लियर? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ये प्रश्न कितने बार पूछे गए हैं? कम से कम हमें 8 से 10 बार मिला है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना, लेकिन ये जरूर है कि भारत का नेपोलियन पूछा गया है। किसने कहा? ये प्रश्न बनने वाला है विसेंट स्मिथ ने। फिर नेक्स्ट, समुद्रगुप्त को उसके सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। अब यहां एक चीज देखिएगा कि जब सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया जाए तो स्पष्ट समझ में आ रहा है कि वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वह कौन सा गुप्त शासक जिसके सिक्कों पर बीड़ा बजाती हुई जो चित्र है वह अंकन किया गया है? तो कौन होगा? जेनसन में समुद्रगुप्त होगा। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों में लिच्छवी लिखेंगे, लिच्छवी दौहित्र, दौहित्र कहा गया है। लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सोने के सिक्के चलाए।
सोने के सिक्के चलाए। नेक्स्ट, कविराज की ऐसे लिखेंगे, कविराज उपाधि, कविराज उपाधि का उल्लेख कविराज उपाधि का उल्लेख मिलता है। कविराज उपाधि का उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त की नीतियां, और नीतियां में ये युद्ध नीति है। क्या है जी? ये कौन सी नीति है? लिखेगा, इसको रेड कर दे रहे हैं, ये युद्ध नीति है, युद्ध नीति है। क्लियर? अर्थात समुद्रगुप्त किस प्रकार से युद्ध नीति का अवलंबन किया, कौन से युद्ध नीति किनके साथ अपनाया, इन पे करेंगे चर्चा। लिखेंगे आगे, उत्तर भारत, पहला क्या करेंगे, उत्तर भारत, इसे आर्यावर्त कहते थे। क्या कहते थे वो? आर्यावर्त। अभी भी आप लोग सुनते हैं ना जी? आर्यावर्त नहीं सुनते हैं? पंडित जी लोग कहते हैं आर्यावर्त। आर्यावर्त आर्यावर्त, और आर्यावर्त को देखेंगे, प्रश्नबोधरण। यहां जो नीति था, और नीति था प्रश्नबोधरण नीति। कौन? प्रश्नबोधरण नीति। और प्रश्नबोधरण नीति का शाब्दिक अर्थ होता है कि जड़ से उखाड़ फेंकना, अपने विरोधियों को जड़ से उखाड़ फेंकना। अर्थात उत्तर भारत में, उत्तर भारत आर्यावर्त में प्रश्नबोधरण नीति का अवलंबन करता है समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त यहां से अपने विरोधियों को जड़ से उखाड़ फेंकता है। क्लियर? नेक्स्ट, दक्षिण भारत, दक्षिण भारत, दक्षिण भारत, दक्षिण भारत में ग्रहण, ग्रहण, भोक्षानुग्रह, ग्रहण, भोक्षानुग्रह, ग्रहण, मोक्षानुग्रह में देखेंगे कि नीति अपनाई, अनुग्रह की नीति अपनाई। और इसमें क्या है, केवल कर प्राप्त किया। क्या किया हो? कि दक्षिण भारत से केवल और केवल कर प्राप्त किया और टैक्स लेता था। नहीं, जैसे अलाउद्दीन खिलजी का आप लोग सुने होंगे, वह भी टैक्स लेता था। मतलब केवल और केवल कर प्राप्त किया, अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से शासन हुआ। क्या हुआ? अप्रत्यक्ष। उत्तर भारत की बात करते हैं तो यहां प्रत्यक्ष शासन था। क्या था? प्रत्यक्ष शासन था। जबकि दक्षिण भारत में अप्रत्यक्ष, क्या? अप्रत्यक्ष शासन था। अब यहां पूछ सकता है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत में किस प्रकार की शासन स्थापित किया था? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, क्या? दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा जी? अप्रत्यक्ष, केवल और केवल टैक्स लेता था, और टैक्स लेकर के उस शासन संचालित करवाता था। क्लियर? नेक्स्ट, पश्चिमी विदेशी, देखेंगे तीसरा में आता है पश्चिमी विदेशी शासन। पश्चिमी विदेशी शासन। अब यहां थोड़ा समझिएगा,
कि पश्चिमी विदेशी शासक में शक और कुषाण आते हैं। कौन आते हैं जी? शक और कुषाण। शक, कुषाण, और इन लोगों के साथ इनका क्या युद्ध नीति रहा, इस पर देखिएगा। आत्मनिवेदन, पहला क्या है कि आत्म निवेदन, आत्म निवेदन। कन्योपायन, दूसरा है कन्योपायन। और तीसरा जो नीति है वह है गुरुत्व मंदक, गुरुत्व मंदक की नीति। और इनके कारण जो है वह, इन नीतियों के कारण इनके ऊपर शासन किया। दूसरी बात देखिएगा, गुरुत्व मंदक, स्वविषय, एक और आता है इसमें, स्वविषय, स्वविषय, स्वविषय भुक्ति, स्वविषय भुक्ति, स्वविषय भुक्ति। इन नीतियों के कारण यह पश्चिमी विदेशी आक्रमण के ऊपर शासन का। यहां समझिएगा कि आत्मनिवेदन, वो लोग निवेदन करते थे। कन्योपायन, कन्याओं को दान करते थे। क्या करते थे? कन्या को, अपने कन्या को गुप्तों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करना शुरू कर दिए। उनके दरबार में उपस्थित होकर उनकी बातों को मानते थे। ये विदेशी, पश्चिमी विदेशियों के साथ इनका युद्ध नीति रहा। दूसरी, अगले है उत्तर पूर्व के शासक, उत्तर पूर्व के शासक। नेक्स्ट लिखेंगे उत्तर पूर्व के शासक। चौथी युद्ध नीति, उत्तर पूर्व के शासक, उत्तर पूर्व के शासक। सर्व करदानम, इनके साथ जो युद्ध नीति था, पहला था सर्व करदानम, सभी कर को दान कर दिए, लेकिन अपनी बात मनवाने कर ही माने। नहीं समझे? उत्तर पूर्व के साथ सभी कर दान कर दिए, छोड़ दिए, लेकिन अपनी बात मनवा लिए। सर्व करदानम। आज्ञाकरणम, आज्ञाकरणम दूसरा हो गया। और तीसरा जो है, ये तीसरा है प्रणाम आगमन, प्रणाम आगमन, प्रणाम आगमन। मतलब गुप्त जब आज्ञा करे तो उनके दरबार में उपस्थित हो, हाजिर लगाए और प्रणाम करे। क्या करे? प्रणाम करे। सब कर छोड़ दिए, दान कर दिए, लेकिन जब गुप्तों का आदेश हो, आप गुप्तों के दरबार में उपस्थित हो, उपस्थित होकर के प्रणाम करें। क्या करें? हाजिर लगाएं, आदाब, प्रणाम करें। सिर्फ और सिर्फ इस हिसाब से इनके ऊपर शासन किए। कर छोड़ दिए, कर की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब हमारा आदेश हो, हमारे दरबार में उपस्थित होना है, कभी कभी हम लोग इधर उधर दाएं बाएं देख भी लेते हैं। नहीं देखते हैं जी कि कुछ लोग, कुछ आदमी बनाए हुए हैं, कुछ पैसा दे देते हैं उसको, और बस जब कहे फलाना जी मालिक, उपस्थित होता है आदमी। नहीं होता है जी। ठीक उसी प्रकार से उत्तर पूर्व के शासकों के साथ ये समुद्रगुप्त ने अपना युद्ध नीति का अवलंबन किया। नेक्स्ट लिखेंगे भानुगुप्त के एरल अभिलेख में, हाँ, भानुगुप्त के एरल अभिलेख में
समुद्रगुप्त को प्रसन्न होने पर कुबेर कहा गया है। कुबेर कहा गया है। अब यहां समझिएगा कि जब समुद्रगुप्त प्रसन्न होता था तो वह कुबेर की तरह धन लुटाता था, लेकिन जब रुष्ट होता था तो क्या करता था? नेक्स्ट इसी में, और रुष्ट या नाराज होने पर यमराज कहा गया है, और रुष्ट या नाराज होने पर यमराज कहा गया है। क्लियर? समुद्रगुप्त एरन अभिलेख जो भानुगुप्त के एरन अभिलेख है, भानुगुप्त के एरन अभिलेख में समुद्रगुप्त को जब समुद्रगुप्त प्रसन्न होता है तो देखिएगा, जैसे हम लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी से प्रसन्न होकर के 18 लड़ियों पे हार दे दिया। आप लोग तो जानते ही हैं। दूसरी बात कि प्रसन्न हुआ तो खूब हुआ, लेकिन जब रुष्ट हो जाए तो क्या होगा? ठीक उसी प्रकार से भानुगुप्त का एरन अभिलेख कहता है कि जब समुद्रगुप्त प्रसन्न होता था तो उसे कुबेर कहा गया। कुबेर कहने का मतलब कि कुबेर की तरह धन उठाता था। रुष्ट होता था तो रुष्ट होने पर उसे यमराज कहा गया है। यमराज का मतलब गर्दन उतारने वाला, जान से मारने वाला, लेकर जाने वाला, है कि नहीं? नेक्स्ट सेकंड करेंगे, गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय को देखते हैं। और चंद्रगुप्त द्वितीय का जो कालखंड रहा तो काल 380 ईस्वी से 412 या 414 ईस्वी तक रहा। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा, बार बार ये प्रश्न उठेगा भी, कि बाकी के जो कालखंड है 5 वर्षों का आखिर कहां गायब हो गया? क्योंकि 375 तक समुद्रगुप्त शासन करता है। तो यहां देखिएगा कि ये समुद्रगुप्त इतना खराब चेहरा तो नहीं है होगा बेचारा भी। ये समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे। कितने पुत्र हो? 2 पुत्र थे। समुद्रगुप्त के कितने पुत्र? 2 पुत्र। 2 पुत्र थे, और 2 पुत्र में देखेंगे कि पहले जो बड़े वाले पुत्र थे इनका नाम था रामगुप्त। क्या नाम था? रामगुप्त। और दूसरे वाले पुत्र का नाम था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय। क्लियर? अब क्या होता है कि रामगुप्त शासन बनता है समुद्रगुप्त के बाद, बड़ा बेटा होता है, और ज्यादा करके बड़े बेटों को ही शासन सत्ता सौंपी जाती है। वनस्पति एक बिहार को छोड़ दी जाए तो मुख्य जो बनाया जाता है वो बिहार में एक को छोड़ दिया जाता, बाकी लोग बड़े बेटों को ही देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट, वर्तमान परिप्रेक्ष्य से बात किए हैं, प्राचीन काल बात नहीं की है, याद रखिएगा। चलिए अब क्या होता है कि रामगुप्त के समय में शकों का आक्रमण होता है। शकों का आक्रमण होता है। क्लियर? शक जब आक्रमण करते हैं गुप्तों पर तो रामगुप्त किसके तरह हो? आंबी की तरह। किसकी तरह? आंबी की तरह। रामगुप्त शकों को आत्मसमर्पित करता है। कहता है भैया हमसे लड़ने से क्या फायदा? इनकी पत्नी थी और पत्नी बड़ी सुंदर थी। क्लियर? इनकी पत्नी थी और पत्नी बड़ी सुंदर थी। देखिएगा रामगुप्त की पत्नी, यही बना देते हैं कि पत्नी की
खूब सुंदर सा तस्वीर। रामगुप्त की जो पत्नी थी, इनका नाम था ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी, और ये बड़ी सुंदर थी। बोला कि आप हमसे लड़के आप लोग क्या करेंगे, हमसे बढ़िया है लड़ने से कि आप लोग मेरी पत्नी को ले जाइए, बड़ी सुंदर है। निकम्मे, निकम्मे कहे तो कम पड़ जाएगा, बड़े बड़े शब्द है लेकिन नहीं बोल पाएंगे। नहीं जी, निकम्मे, बेवकूफ। भला कोई अपनी अर्धांगिनी को ऐसे कहेगा कि लेकर चले जाओ और मैं देख रहा हूं कोई बात नहीं, जा रहे हो लेके, ऐसे होगा? नहीं हो सकता है। सब लेकर चले गए। अब देखा जब कौन चंद्रगुप्त द्वितीय, तो बोला कि रे भैया ये तो बड़ी निकम्मा निकल गया। क्या हुआ? बहुत निकम्मा निकल गया। तब क्या करता है कि यह शकों के विरुद्ध अभियान चलाता है, और शकों के विरुद्ध अभियान चला करके अपनी भाभी को छुड़ा कर लाता है। क्या हो? अपनी भाभी को या छुड़ा कर लाता है ध्रुव स्वामिनी को, और छुड़ा कर लाता है ही नहीं है बल्कि रामगुप्त की हत्या कर देता है और ध्रुव स्वामिनी से टीका फाना कर लेता है। टीका फाना समझते हैं? भोजपुरी में कहते हैं ब्याह। क्या करता हो? ध्रुव स्वामिनी से विवाह करता है। क्लियर? अब इसके आगे जो संतान होंगे वही संतान आएंगे फिर बिहार। महेंद्रादित्य, महेंद्रादित्य मतलब कुमारगुप्त। नेक्स्ट लिखेंगे पहले। चलिए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। लिखिए आगे। समुद्रगुप्त के बाद, समुद्रगुप्त के बाद 375 ईस्वी में 375 ईस्वी में रामगुप्त शासक बना। रामगुप्त शासक बना। कहां तक लिखा आप लोग? 375 ईस्वी में रामगुप्त शासक बना। यह बहुत ही निर्बल व कमजोर शासक था। यह बहुत ही निर्बल व कमजोर शासक था। कमजोर शासक था। क्लियर? अब एक चीज देखिएगा, कहानी आप समझ चुके हैं कि रामगुप्त के समय में शकों का आक्रमण होता है। शकों का जब आक्रमण होता है तो रामगुप्त अपनी पत्नी किसको? ध्रुव स्वामिनी को, बड़ी सुंदर थी, उपहार दे देता है कि लेके जाओ तुम लोग, कोई बात नहीं, लेकिन हमें बकस दो। क्या? फिर ये बात इनको नागवार गुजरती है चंद्रगुप्त द्वितीय को, और चंद्रगुप्त द्वितीय शकों को पराजित करता है, अपनी भाभी को छुड़ा कर लाता है, अपने भाई रामगुप्त की हत्या करता है और भाभी से विवाह कर लेता है। क्लियर? नेक्स्ट, रामगुप्त का उल्लेख, रामगुप्त का उल्लेख बलसाड़ अभिलेख में, बलसाड़ अभिलेख में नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। बलसाड़ अभिलेख में नहीं मिलता है। बलसाड़ अभिलेख का संबंध बलसाड़ अभिलेख का संबंध संपूर्ण गुप्त शासकों के, संपूर्ण गुप्त शासकों के
उल्लेख से है, संपूर्ण गुप्त शासकों के उल्लेख से है। अर्थात ऐसे समझेंगे कि बिलसार अभिलेख में संपूर्ण गुप्त शासकों का जो एक वंशावली है, वो वंशावली का उल्लेख किया गया है, पूरी वंशावली मिलती है, जबकि रामगुप्त उसमें गायब होता है। अब एक चीज देखिए, इतने अच्छे अच्छे शासक हुए, इतने बलशाली शासक हुए, उसमें एक कायर शासक को घुसाकर शायद संपूर्ण गुप्त शासकों के ऊपर एक कलंक का धब्बा लग जाता, और यही कारण है कि बिलसार अभिलेख से इसको गायब कर देता है। सब जो अपनी पत्नी को आसानी से छोड़ दे, सोचिए कि चल जो, आप चल जाइए और मेरा जान बच जाएगा, नहीं, और वो भी आक्रांताओं को दे दे, उससे बड़ा कायर कोई नहीं हो सकता है। होगा जी? कोई नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, रामगुप्त का उल्लेख, अब यहां देखेंगे कि इसका उल्लेख मिलता है तो कहां मिलता है। नेक्स्ट, रामगुप्त का उल्लेख रामगुप्त का उल्लेख रामगुप्त का उल्लेख, अब एक चीज देखिएगा, बिलसार अभिलेख में तो नहीं मिलता है, बिलसार में नहीं मिलता है, और इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि ये निर्बल और कमजोर शासक थे। अपनी पत्नी को शकों को उपहार कहे तो ज्यादा उचित होगा, उपहार में छोड़ दिए, नहीं कि ले जाओ। वो तो बेचारा चंद्रगुप्त द्वितीय था, इनका छोटका भैया, कि वो समझा अपनी प्रतिष्ठा को। हम लोग क्या है जी, हम लोग इज्जत से जोड़कर देखते हैं। ये तू सोचता है कि हम होने नहीं देंगे, और ये हो जाएगा तो हम तुम्हें छोड़ेंगे भी नहीं, क्या इज्जत से जोड़कर देखते हैं कि नहीं हम लोग। चंद्रगुप्त द्वितीय शायद समझ लिया कि बिहारियों का दिमाग है, और तब जाकर के क्या किया चंद्रगुप्त द्वितीय, कि शकों को पराजित करता है, और शकों को पराजित करके अपनी भाभी को लाता है, ध्रुव स्वामिनी से विवाह करता है, अपने बड़े भाई की हत्या कर देता है। और तब देखिएगा कि रामगुप्त का जो बिलसार अभिलेख में उल्लेख नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं तो उल्लेख होगा। देखिएगा इसका उल्लेख कहां मिलता है, विशाख दत्त के नाम आप लोग सुने होंगे, मुद्रा राक्षस के लेखक थे। कौन? विशाख दत्त। और विशाख दत्त के जो देवी चंद्रगुप्तम एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है विशाख दत्त की, देखिएगा विशाख दत्त की एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है देवी चंद्रगुप्तम। क्या हो? देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम। इस देवी चंद्रगुप्तम में इसका उल्लेख है। क्लियर? अब यहां एक चीज देखिएगा, ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन है? अब तो एक प्रश्न बहुत ही क्रांतिकारी आ गया आपके सामने। रामगुप्त का उल्लेख विशाख दत्त के किस ग्रंथ में है, या किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? देवी चंद्रगुप्तम से प्राप्त होता है। क्लियर? दूसरा देखेंगे, बाणभट्ट के नाम आप लोग सुने होंगे, बाणभट्ट। और बाणभट्ट जो है, बाणभट्ट की एक पुस्तक है वो हर्षचरितम। क्या? हर्षचरितम। हर्षचरितम में इसका उल्लेख मिलता है। क्लियर? किसमें जी? हर्षचरितम में इसका उल्लेख मिलता है। और तीसरा जो उल्लेख मिलता है, वो तीसरा उल्लेख मेरे द्वारा लिखी गई पुस्तक में नहीं मिलता है, ये बात मत कहिए। तीसरा उल्लेख जो मिलता है वो राजशेखर की एक पुस्तक है, और राजशेखर की पुस्तक का नाम है काव्य मीमांसा। क्या? काव्य मीमांसा। इसी काव्य मीमांसा में, किसमें? इसी काव्य मीमांसा में इस निर्बल कमजोर शासक का उल्लेख मिलता है। लिखेंगे इसे। रामगुप्त का जो उल्लेख मिलता है वह उल्लेख विशाख दत्त या विशाखा दत्त कहीं कहीं उल्लेखित होते हैं नाम में। तो विशाख दत्त
जो मुद्राक्षस के भी लेखक हैं और देवी चंद्रगुप्तम के भी लेखक हैं। तो देवी चंद्रगुप्तम में, विशाख दत्त के देवी चंद्रगुप्तम में उल्लेख मिलता है आपको रामगुप्त की। दूसरी, बाणभट्ट द्वारा हर्षचरितम जो है, तो हर्षचरितम में भी उल्लेख मिलता है किसका? रामगुप्त का। फिर देखेंगे राजशेखर का जो काव्य मीमांसा है, राजशेखर द्वारा लिखित ग्रंथ काव्य मीमांसा, और काव्य मीमांसा में जो उल्लेख मिलता है वो उल्लेख मिलता है रामगुप्त का। नेक्स्ट, रामगुप्त के समय शकों का आक्रमण हुआ, शकों का आक्रमण हुआ, शकों का आक्रमण हुआ। रामगुप्त ने इन्होंने अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को शकों को सौंप दिया। शकों को सौंप दिया, शकों को सौंप दिया। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव स्वामिनी को शकों से छुड़ाया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव स्वामिनी को शकों से छुड़ाया और रामगुप्त की हत्या की एवं अपनी भाभी ध्रुव स्वामिनी से विवाह किया। अपनी भाभी ध्रुव स्वामिनी से विवाह किया। क्लियर? देखिएगा कि शकों से भाभी को छुड़ा कर लाता है और बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर देता है, उसे मार डालता है और मारने के बाद ध्रुव स्वामिनी से अपना खुद विवाह करता है। और इसी ध्रुव स्वामिनी के साथ आज लेते हैं भैया कल हो गए चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ उपस्थित। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।